नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसएस न्यूज के इस अंक में। दोस्तों, राजनीति की बात तो हम प्रतिदिन करते हैं। जो घटनाक्रम है उसके बारे में बात करते हैं और खास तौर से दो राज्यों के अंदर तो अब मुख्यमंत्री का चुनाव भी हो चुका है, जहां मोहन यादव नया चेहरा है। बिल्कुल मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर नए स्पीकर हैं। विष्णु सहाय चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ के हैं, उनके साथ एक मिस्टर शर्मा है और एक साव है जो कि उप मुख्यमंत्री है, और साथ में रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया है जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे। राजस्थान में अभी थोड़ा पेच फंसा हुआ है, जब उनकी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन बात करेंगे हम राहुल और इंडिया गठबंधन की कि कितनी तीव्र गति से इनको अब निर्णय लेने हैं। जहां 17 तारीख को बैठक होनी थी, अब फिर से टल गई है, टलकर अब 19 तारीख के ऊपर आ गई है। न जाने क्या है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के ऑलमोस्ट ये 21-22 दिन हो जाएंगे कि जब कोई निर्णय नहीं लिया गया। और मैं ये समझ के चलता हूं कि जब तक 19 तारीख को मीटिंग होगी तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो बचा हुआ है कुछ ना कुछ उसका एक बैकग्राउंड वर्क होगा, और वहां पर जो समितियां हैं या सीट एडजस्टमेंट हैं या फिर जिसे कहा जाए कि आपके चुनाव प्रचार कैसे करना है उसकी एक पृष्ठभूमि कुछ ना कुछ वो तैयार कर लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये एक हफ्ते का भी एक एक दिन इंपॉर्टेंट है, एक एक घंटा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था पहले एक प्रोग्राम में कि 70 दिन बाकी हैं, लेकिन 70 में से 20 दिन इन्होंने गवा दिए, तो अब इसके बाद इनके पास ले दे के सिर्फ 50 दिन बचेंगे। इसी विषय के ऊपर मैं स्वागत करता हूं डिस्कशन करने के लिए उत्तराखंड से मीनू जैन जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और शुक्रिया आपका। और अधीर रोहल जी हिमाचल से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे एक और मित्र जुड़ गए थे लेकिन शायद उनका कनेक्शन ऑफ हो गया है, तो अभी जुड़ेंगे तो मैं उनका इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूंगा। इसी सिलसिले में कि उनको क्या करना है और क्या निर्णय लेना है, कि मैंने एक एपिसोड भी स्पेशल बनाया था जहां ये पहुंच भी चुका है एक्चुअली वहां पर जहां पहुंचना था, जहां उनको मैंने एक 23-24 पॉइंट के अंदर बताया था कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव और अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, स्ट्रेंथ वीकनेसेस का, कि अलायंस की पोजीशन को जज कर लो, लक्ष्य क्या है वो देख लो, टोटल सीट्स कितनी है, रूलिंग स्टेट्स कितने हैं, आपकी स्टेट हर स्टेट पर जो माइक्रो लेवल पे जो चीजें होती हैं उसे देख लो, अपने रिसोर्सेज को पूरा का पूरा चेक करके देख लो कि आपके रिसोर्सेज इस टाइम कहाँ खड़े हैं और उनके रिसोर्सेज क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, इसको चेक कर लें। साथ में अपना नैरेटिव सेट कर लें और अपने कैंडिडेट्स को जितना जल्दी हो चूज कर लें, ताकि एडवांस के अंदर, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो हारे हुए कैंडिडेट थे उनकी लिस्ट 3 महीना पहले ही डिक्लेयर कर दी थी। बहुत जल्दी हो सके तो इसके अंदर सीटों को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें, 100% विनेबल सीट्स, 50% विनेबल सीट्स, और जो सीटें लूज हो सकती हैं उसको आप डिसाइड कर ले अभी से। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे क्या 100% विनेबल सीट्स है क्या। देखिए, इस समय जो एनडीए की स्ट्रेंथ है वो लगभग 325 मेंबर की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके अंदर करीब करीब अभी भी 225 मेंबर ऐसे हैं जो विपक्ष के हैं पार्लियामेंट के अंदर, जबकि यहाँ मैक्सिमम स्ट्रेंथ मोदी जी लेके आए थे यहाँ पर। और उसके अंदर अगर हम केसीआर की पार्टी एडीएमके को निकाल दें, जगन मोहन रेड्डी को निकाल दें, बीजू पट्टायक को निकाल दें, तो भी 225 मेंबर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे, जिसे क्या कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन के अभी हैं हमारे पास। 225 हैं, यानी कि 350 चाहिए, तो 100 सीटें जोड़नी है, तो आपके पास 100% विनेबल सीट्स हैं, 50% विनेबल सीट्स हैं, और जो लाइकली लूजिंग है वो भी आपके पास हैं। आप अगर 1-to-1 करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप अपना जो टाइम है, जो किस ढंग से डिवाइड करना है आपको सारे नेताओं को, तो 33% टाइम मैंने कहा कि विनेबल सीट्स के लिए, 33% जो है वो आपको बाकी जो पार्टली विनेबल, और 33% जहां लूजिंग सीट्स हैं वहां भी आपको अपलिफ्ट करना है, तो इस ढंग से टाइम डिवोट कर सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग स्टेट लीडर्स हैं वो अपनी स्टेट में 50% टाइम दे और 50% दूसरी स्टेट्स में टाइम दे चुनाव प्रचार और प्रसार में। इसे टाइम मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। कीप फोकस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, कि मोदी के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करो, सेट एजेंडा पे चलो। ये वही एजेंडा है जो आपने कर्नाटक में फॉलो किया था कि मोदी जो मर्जी कहते रहे, बजरंगबली को लाते रहे, लेकिन जो पार्टी थी वहां पर वो क्या कहते हैं, ओपीएस के ऊपर, गरीबों के ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, उसके ऊपर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करो। और कोई जरूरत नहीं है कि कोई ऐसा धार्मिक मुद्दा
या सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा उसको आप बीच में लेके आए। तो ये इस ढंग से मैंने भी एक ऑब्जेक्टिव बना के उनको सौंप दिया था कि आप इस ढंग से कॉन्सेंट्रेट करोगे। हालांकि वो मुझसे होशियार लोग हैं, मुझसे काफी बड़े हैं, और मैं भी चूंकि एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, तो उस हिसाब से मैंने भी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी और उनको पेश भी की है अपने एपिसोड में। बाकी उनकी मर्जी, उनको क्या करना है, लेकिन अगर बहुत जल्दी से इन्होंने बड़े बड़े निर्णय नहीं लिए, बहुत जल्दी से, अब तभी मैंने कहा कि ये टाइटल भी कहता है कि वक्त आ गया कि राहुल और इंडिया गठबंधन अब बहुत शीघ्र बहुत बड़े निर्णय ले लें, वरना देर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा, इस बीच गिरीश जोशी साहब भी जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मीनू जैन जी, पहले मैं आपके पास आता हूं, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। बहुत देर हो जाएगी, एक गाना भी था पुराना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, एक पिक्चर का, तो कहीं देर ना हो, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। मीनू जैन जी। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए, क्योंकि गठबंधन में बहुत बड़ी संख्या है पार्टियों की, 26 पार्टियां कम नहीं होती, और सबका और अलग-अलग स्टेट्स में बिखरी हुई हैं। अलग-अलग उनके अपने-अपने लोकल जो बेसेस हैं वो अलग-अलग हैं। अलग-अलग नेताओं की सोच है और नेताओं की पर्सनैलिटी भी अलग-अलग है। देखिए, पर्सनैलिटीज का भी आपस में क्लैश ना होना भी इस गठबंधन की सफलता पे भी गठबंधन की सफलता निर्भर करेगी। सबसे पहले तो इसमें सबसे पहले जो जरूरी था, शुरू दिन से जरूरी था, एक कन्वीनर का होना। जैसे कि वो 6 तारीख की मीटिंग हुई और वो फिर उसमें डेट का क्लैश हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि बीच में कन्वीनर नहीं था। अगर कन्वीनर होता तो वो इस तरह के जो नॉट्स आती हैं, जो तरह तरह के बीच में उलझन गांठें वगैरह आएंगी, उनको सुलझाने वाला, तो वो चीज आगे भी होगी। क्योंकि बहुत बड़ा गठबंधन है, इतने 28 स्टेट्स में फैली हुई पूरी लोकसभा की सीटें हैं, तो उन सब चीजों को करने के लिए कन्वीनर की जरूरत है। फिर उसके बाद इन्होंने एक वो बनाई थी 11 मेंबर्स की कन्वीनर स्टीयरिंग कमिटी। वो कमिटी का तो अब कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, अलावा सोशल मीडिया के उन्होंने कि वे सोशल मीडिया में कुछ टीवी चैनल्स को बोला था कि वहां हम उनके शो में नहीं जाएंगे, अगर वो जो एंकर्स होंगे तो हम उसमें डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसके अलावा कोई कॉन्क्रीट निकल के आया नहीं था। तो वो चीज अब बैकड्रॉप में कुछ हो रहा हो, इन द मीन टाइम अगस्त से लेके अब तक कुछ तैयारी हुई हो, तो उसकी तो जानकारी हमें नहीं है। आप में से किसी को हो तो बता सकते हैं। इसके अलावा जो आपने बताया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, और सबसे पहले तो इस मीडिया से कैसे निपटना है, इसका प्रोग्राम सबसे पहले बनाया जाए, बाकी तो आप बाद में करते रहना, सीटों का एडजस्टमेंट। क्योंकि अगर आप मीडिया से निपटने की स्ट्रेटजी पहले नहीं बनाएंगे तो इस सीटों के एडजस्टमेंट ही नहीं होने देंगे आपके। वो इस तरीके का पब्लिक में नैरेटिव सेट करेंगे और आप बरगलाएंगे, तो जिससे कि नेता जनता तो बरगला ही जाएगी और नेता भी बरगला सकते हैं। तो वो चीज उसमें सबसे पहले तो मीडिया मैनेजमेंट को करें। और जो इस सीटों का अरेंजमेंट है, देखिए ये तो स्टेट बाय स्टेट होगा, क्योंकि लगभग हर स्टेट में अलग अलग क्षत्रप बैठे हुए हैं। किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, अलग अलग हैं। तो उनसे एडजस्टमेंट होना, उसमें समय लगेगा। ये एक मैराथन होगा, 24/7 इसमें विपक्ष को लगना होगा। क्योंकि 3 राज्यों की सफलता, उसके बाद राम मंदिर का शिलान्यास, और आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में 370 के बारे में जो जजमेंट आया है, तो मेरी गट फीलिंग ये है कि मोदी जी जो अभी तक एक पनौती इफेक्ट से गुजर रहे थे, उसको तुरंत नलीफाई करने के लिए अर्ली इलेक्शन बुला सकते हैं। समय से पहले हो सकता है कॉल, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके सामने इस टाइम है जिनकी लहर के ऊपर चढ़ के वो जा सकते हैं जनरल इलेक्शन में। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें बहुत जल्दी से जल्दी, मेरे ख्याल से तो 19 तारीख भी बहुत देर लगाया उन्होंने, उस जो भी डेट उन्होंने लगाई है भी बहुत देर लगाई है। 6 के बाद 10 तारीख या 11 तारीख हो सकती थी। देखिए, सभी नेताओं की प्रायोरिटीज डेफिनेटली, मुख्यमंत्री हैं उसके अंदर, कई कई राज्यों के, उसमें कई पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, वो वहां व्यस्त होंगे। बट इस वक्त उन व्यस्तताओं से भी समय निकाल के को छोड़ के प्रायोरिटी बेसिस पे ये करना चाहिए। क्योंकि जो माहौल बन गया है इस देश के अंदर, उसमें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, शायद अगली बार ये मौका ना मिले। 2024 में अगर यही सरकार दोबारा आ गई तो उसके बाद ये है कि या तो अभी फिर कभी नहीं, ये वाली स्थिति है। तो ये चीज मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा शायद नेताओं को चिंता होनी चाहिए, और होगी भी। लेकिन देखिए, इसका सामने जब तक हमारे सामने कॉन्क्रीट रिजल्ट कुछ आएगा नहीं,
तो हम कैसे कहें कि क्या चल रहा है? और आपने जो सजेशंस दिए वो तो बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंसिव सजेशंस हैं और इनफैक्ट तो आपने एक उनको तैयारशुदा एक एक्सेल शीट बना के दे दी है कि भई इस मुद्दे पे आप लोगों को बात करनी है, ये सीटें हैं और ये सब है। तो वो चीज़ डेफिनिटली सभी नेता पार्टियों के नेता कर रहे होंगे इंतज़ामात उसका। इसमें एक चीज़ और है कि ये मेरा सवाल है कि ये लोग अपनी-अपनी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे या कोई कॉमन सिंबल होगा कि जिसके ऊपर ये लड़ेंगे? तो शायद उसकी कोई अलग उसको इनको शायद एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं सोचने वाली। फिलहाल तो मेरा यही कहना है दिनेश जी।